हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, अगर आप झारखंड में उत्पाद सिपाही, जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी या फिर अन्य किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 बेस्ट एमसीक्यू की सीरीज, जिसके बाद आपको साइंस का डर बिल्कुल भी नहीं सताएगा। यकीन मानिए, इस सीरीज के बाद आपको साइंस के बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है उसका रिवीजन होगा। हर एक प्रश्न को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन पर भी बात करेंगे। तो चलिए, आज हमारा ये पहला दिन है और इसमें हम 1000 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। तो हमारा टोटल 50 एपिसोड इसका आएगा। इसके बाद आप साइंस के एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। अगर आप उत्पाद सिपाही, जेएसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम को टारगेट किए हैं तो आप कंप्लीट मार्क्स साइंस में लेकर आइएगा। तो चलिए, आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। कहा जा रहा है विच विटामिन इज ऑलमोस्ट नॉट फाउंड इन एग्स। तो अंडे में याद रखिएगा विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, डी ये सब पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी याद रखिएगा, अंडे में विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, नेग्लिजिबल या पाया ही नहीं जाता। याद रखिएगा, तो अंडे में विटामिन सी, जिसे कि हम लोग विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इतना आपको जानकारी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। और विटामिन सी के लिए हमें जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया, इन सब जैसे बीमारियां हो जाती है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा इस बात को, कैल्सीफेरोल, और जिसकी कमी से आपको रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, इन सब जैसे बीमारियां जो हो जाती है। याद रखिएगा, तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सब हमने बात किया। अगर बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी में 8 विटामिन पाए जाते हैं। टोटल विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक के टोटल विटामिन को, कंप्लीट विटामिन को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और इसमें 8 विटामिन होता है। याद रखिएगा, अलग अलग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग विटामिन का अलग अलग नाम होता है। ये बात हम लोग आगे भी कर लेंगे। आगे देखिए, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि अंडे प्रोटीन का एक उच्च गुणवत्ता वाला स्रोत है, जिसमें याद रखिएगा अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी को छोड़कर विटामिन ए, ई, बी12 की उच्च मात्रा होती है। सादे अंडे में कोई विटामिन सी नहीं होता। अंडे में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि प्रति बड़े अंडे में केवल 0.36 ग्राम होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और विटामिन सी तो पाया ही नहीं जाता। याद रखिएगा, अंडे चीनी यानी कि शुगर और फाइबर का भी स्रोत नहीं है, इतना आपको याद रखना है। एक अंडा 28 मिलीग्राम कैल्शियम प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को, कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, ऐसा क्यों? वी कैन सी द स्टार्स ट्विंकलिंग। आप जो तारों को टिमटिमाते हुए आकाश में देखते हैं, क्या तारे सच में टिमटिमाते हैं या फिर हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो याद रखिएगा, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और इसका कारण है, याद रखिएगा, प्रकाश का एक ऐसा प्रकाशीय घटना जिसका नाम है अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। आपको बता दें कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन है प्रकाश किरणों का। याद रखिएगा, प्रकाश किरण यानी लाइट रेडिएशन जब एक माध्यम से, याद रखिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो प्रकाश किरण या तो अभिलंब से दूर जाती है या फिर अभिलंब के पास आती है। डिपेंड करेगा कि आप किस माध्यम से किस तरफ की ओर जा रहे हैं। अगर आप सघन यानी कि डेंसर से विरल की ओर जा रहे हैं, डेंसर से रेरर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, लाइट रेडिएशन अभिलंब से दूर भागता है, लाइट रेडिएशन अभिलंब से दूर भागता है। और अगर आप
विरल से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर लाइट रेडिएशन जा रही है, तो याद रखिएगा विरल से सघन जाएगा तो लाइट रेडिएशन अभिलंब यानी कि प्लेन से नजदीक आती है, सिकुड़ती है। तो यह है आपका रिफ्रैक्शन, जिसमें कि लाइट रेडिएशन विभिन्न माध्यम से जब होकर पास करती है तो वो क्या होता है, अभिलंब से या तो दूर जाती है या फिर अभिलंब के नजदीक आती है। इस घटना के कारण, चूंकि जब आकाश बहुत ऊपर है आपका स्टार, और वहां से जब लाइट रेडिएशन आता है, और लाइट रेडिएशन तो निर्वात में भी गति कर सकता है, क्योंकि लाइट रेडिएशन को गति करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, गमन करने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट रेडिएशन जब बहुत ऊपर से, निर्वात से होते हुए, आकाश से होते हुए हमारे आंखों तक पहुंचता है तो वो अलग अलग माध्यम से होकर गुजरता है। तो कभी क्या होता है, इस अपवर्तन के कारण कभी लाइट रेडिएशन ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस कारण से हमें कभी तारा यहां दिखेगा तो कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, तो लगता है जैसे ट्विंकलिंग, चमक, टिमटिमा रहा है। अब देखिए, वायुमंडलीय तारों के प्रकाश अपवर्तन के कारण रात में तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, यानी कि या तो दूर जाएगी या फिर पास आएगी, लेकिन मुड़ जाएगी। इसी को अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है, यानी कि रेरर से डेंसर में जाता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये रेरर्स, देखिए ये सब हम आपको थ्योरी क्लास जब कराएंगे फिजिक्स का तो हम आपको बताएंगे। रेरर से डेंसर यानी कि विरल माध्यम जिसमें डेंसिटी कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, ताकत कम हो, कमजोर हो, तो कमजोर से जब आप ताकतवर के यहां जाएंगे तो ताकतवर के यहां जाने के लिए आप क्या करते हैं, झुकते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना। तो लाइट रेडिएशन भी प्रणाम करता है सघन माध्यम में। जब कमजोर के घर से ताकतवर के घर जाता है तो लाइट रेडिएशन प्रणाम करता है। अभिलंब क्या है, जो जिसके यहां जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यदि ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी के यहां जाए तो क्या वो अभिलंब यानी कि उस घर में जो आदमी है उसको प्रणाम करेगा? नहीं, उससे दूर भागता है। तो यही चीज लाइट रेडिएशन में भी होता है। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारी परतों से बना हुआ है। जब दूर के स्रोत यानी कि एक तारा से प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह कई बार अपवर्तन से गुजरता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम से होकर गुजरता है, और इस कारण से तारे जो हैं टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन का तारों के टिमटिमाने के अलावे कभी एक आप पानी में जब आप कोई रॉड डालेंगे तो आपको पानी में रॉड मुड़ी हुई दिखाई देगी। कोई पेंसिल है, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। भरा हुआ पानी का कोई बर्तन है तो उसमें क्या है, उसका जो तल है ये आपको लगेगा जैसे वो ऊंचा उठा हुआ है। ये सब है आपका अपवर्तन के कुछ उदाहरण। आगे देखिए, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज द मोस्ट इनफ्लेमेबल? अब रुई, नाइलोन, ऊन, रेशम, ये सब के सब फ्लेमेबल है, ये सब के सब फ्लेमेबल है, लेकिन इन सब में कौन है जो कि सबसे ज्यादा फ्लेमेबल है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील है? तो आपको बता दें, इन सब में सबसे ज्यादा ज्वलनशील है नाइलॉन। याद रखिएगा, इन सब में सबसे ज्यादा ज्वलनशील है नाइलॉन। याद रखिएगा इस बात को। अब अगर हम नाइलॉन की बात करें तो नाइलॉन इस तरह से लिखा जाता है, NYLON। अब ये जो नाइलोन है ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक आपका NY से, जो कि अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क से लिया गया है, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क से लिया गया है, और ये जो LON है ये आपका लंदन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन से। याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन लंदन से। तो इन दोनों को मिल करके नाइलोन को बनाया गया है। नाइलोन जो है एक कृत्रिम, याद रखिएगा, नाइलोन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। याद रखिएगा, नाइलोन एक संश्लिष्ट रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है। और नाइलोन को जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1935 में। सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम नाइलोन को बनाया गया था 1935 में, और 1939 में नाइलोन जो है कमर्शियली मार्केट में उपयोग में आया। याद रखिएगा, तो नाइलोन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, संश्लिष्ट रेशा है। 1935 में पहली बार नाइलोन का निर्माण हुआ था, और 1939 में कमर्शियली ये लोगों के यूज के लिए मार्केट में आया। अगर नाइलोन की बात करें तो यह एक बहुलक है, यह एक पॉलीमर है। याद रखिएगा, नाइलोन एक पॉलीमर है, लेकिन किसका पॉलीमर है? तो यह एक पॉलीएमाइड फाइबर है। याद रखिएगा, यह एक पॉलीएमाइड फाइबर है, और बहुत सारे एमाइड मिलकर के पॉलीएमाइड बनाते हैं। और एमाइड ग्रुप ये इस तरह से आप देखेंगे, CONH2। तो ये है आपका नाइलोन। अगले सवाल पर चलते हैं।
ऐसे आकाशीय पिंड को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपको पता होगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं, एक रिंग बना करके चल रहे हैं, एक बेल्ट बना करके चल रहे हैं, जिसको कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह का घेरा, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। यह बात आप लोग को पता होगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो यह आपका क्षुद्र ग्रह होता है, एस्टेरॉइड्स होता है, याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह। देखिए अगर बात करें क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह क्या है? छोटी चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। हालांकि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा ग्रहों की तरह करते हैं, लेकिन ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, याद रखिएगा, बहुत छोटे होते हैं। इस प्राचीन अंतरिक्ष मलबे में अधिकांश मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट के भीतर मंगल और बृहस्पति के बीच रह करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति के बीच इस तरह से ये परिक्रमा करते रहता है, याद इस बात को आप रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अगर आपके पास कोई कॉटन का और ऊल का फाइबर है तो आप कैसे पता करेंगे कि कोई सूती है या फिर ऊनी है? क्या छू कर पता करेंगे, जलाकर पता करेंगे, NaOH से क्रिया कराकर पता करेंगे, या फिर H2SO4 से क्रिया करा करके आप इसको पता करेंगे? तो याद रखिएगा, सूती या ऊनी वस्त्र को आप जला करके, सूती कपड़ा को जब आप जलाएंगे तो याद रखिएगा पूरा का पूरा वो जल जाएगा और आपके पास मात्र राख बचेगा। लेकिन जब ऊनी कपड़ा को जलाया जाता है तो वो कड़ा हो जाता है, राख में परिवर्तित नहीं होता है। इस कारण से हम सूती और ऊनी कपड़ा को जला करके जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सूती है और कौन ऊनी है। ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल। देखिए बहुत इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही एक स्पेशल केस का सवाल है कि जब बर्फ के ऊपर, बर्फ क्या है? एक सॉलिड है, आपको पता होगा बर्फ क्या है? सॉलिड ही तो है। अब सॉलिड के ऊपर जब प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि जब बर्फ के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है तो बताइए इसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु घट जाएगा, गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। अगर बात करें गलनांक बिंदु की, मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु पानी बनना शुरू हो जाए या फिर पिघलना शुरू हो जाए। जैसे कि अगर बर्फ की बात करें तो जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर बर्फ पिघल करके पानी बनना स्टार्ट हो जाता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, कोई बर्फ का टुकड़ा आपके पास है, इस पर जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बताइए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो मतलब जब पानी बनना शुरू हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर घटना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो आपको बता दें एक इफेक्ट ऑफ, थोड़ा सा आप लोग इसको अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके दो केस होते हैं कि अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड की केस वन, एक सॉलिड की बात करें, एक ऐसे सॉलिड की जिसमें हम जब उसे गलाते हैं, जब मेल्ट करते हैं, एक ऐसा सॉलिड जब उसको मेल्ट किया जाता है ऑन मेल्टिंग, तो प्रेशर बढ़ाने पर जब किसी सॉलिड का वॉल्यूम बढ़े, और आपको पता होगा कि बहुत मैक्सिमम सारे के सारे जो सॉलिड होते हैं, सारे के सारे जो ठोस होते हैं, जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। याद रख लीजिएगा, ऐसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे कि आयरन। ठीक है, अगर बात करें यहां पर केस, दूसरा केस की, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिसे मेल्ट करने पर, पिघलाने पर, ठीक है, उस या फिर उस पर प्रेशर बढ़ाने पर, याद रखिएगा प्रेशर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम घटता है। तो याद रखिएगा कि जो बर्फ है इसके दो ही केस, दो एग्जाम्पल है, एक आइस और एक रबर, जिस पर प्रेशर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम घटता है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्रेशर बढ़ाने पर बर्फ और रबर, याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट घटता है। अगले सवाल पर चलते हैं। सूर्योदय होते समय तथा डूबते समय, यानी कि सनराइज और सनसेट के समय जो सूर्य है वो लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? रेडिएशन के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, या फिर स्कैटरिंग के कारण, यानी कि प्रकीर्णन के कारण।
सूर्योदय के समय जो सूर्य है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपने भी देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमने पहली बार इसके बारे में आपसे चर्चा की है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सनराइज और सनसेट के समय सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा, इसका कारण है प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। अब देखिए, लाइट रेडिएशन, जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर के रंगों से मिलकर बना होता है और हर एक कलर का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है, जिसमें कि आप एक पैटर्न जानते होंगे विव गियोर के बारे में, विव गियोर। और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है? वायलेट कलर यानी वैगनी कलर का। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है? रेड कलर का, यानी कि तरंग धैर्य सबसे ज्यादा, सबसे लंबा तरंग धैर्य वाला जो रेडिएशन है वो कौन है? रेड कलर है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सबसे ज्यादा दूरी तय करके, सबसे ज्यादा दूरी तय करके हमारे आंखों के पास सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो जब सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, इस कारण से, चूंकि ये अलग अलग वातावरण, अलग अलग माध्यमों से होकर के इसका रेडिएशन गुजरता है। और आपको बता दें कि रैले नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने स्कैटरिंग को लेकर के एक लॉ दिया था, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडिएशन के वेवलेंथ के फोर्थ पावर के। मतलब कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना उसका कम स्कैटरिंग होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका उतना कम प्रकीर्णन होगा, यानी कि वो बिखरेगा बहुत कम। अब हमको पता है कि रेड लाइट का, यानी कि जो लाल रंग है, लाल प्रकाश है, लाल विकिरण है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, स्कैटरिंग सबसे कम होगा, वो छिरियाएगा सबसे कम और वो सीधा हमारे आंखों तक पहुंच जाएगा। इस कारण से जो है लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंच जाता है और जो कलर है वो उधर ही छिरिया करके उधर ही रह जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया गया है कि रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी, स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वही लाइट के वेवलेंथ के फोर्थ पावर के, ठीक है। यानी कि अगर वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग होना कम, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा तो कम स्कैटरिंग होगा। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड इंटेंसिटी है वो किसका? शॉर्टर वेवलेंथ का सबसे ज्यादा, यानी कि जो छोटा वेवलेंथ होगा, जो छोटा वेवलेंथ होगा, लघु विकिरण, जो लघु तरंगदैर्घ्य वाला जो होता है विकिरण, याद रखिएगा उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है, ठीक है, जो लंबा सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है, उसका स्कैटरिंग, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखिएगा। तो इसी कारण से द रेड कलर ऑफ द सन एट द sunset of the sun at sunset and sunrise is due to scattering of sunlight, रेड दिखता है, ठीक है। यहां पर ये सब एक्सप्लेन किया गया है, आप देख लीजिएगा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? श्रेणी में यानी कि सीरीज में, समानांतर में, मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, वो घरों में किस प्रकार से जोड़े जाते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज की तो ये आपका इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें कि एक अप्लायंस का जो आपका ये हेड है और टेल है, एक का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का टेल तीसरे के हेड से, इस प्रकार से जब जोड़ा जाए आपस में कंबाइन करके, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसमें अगर एक में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो ये गड़बड़ी अगले में भी ट्रांसफर हो जाएगा, अगर बीच में हो जाएगा तो ये ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी को करेगा नहीं और पूरा का पूरा घर का लाइट अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है यानी समानांतर, इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ये कनेक्ट करते हैं, इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो जब इसमें क्या होता है, किसी एक एंड में, किसी एक ब्रांच में अगर गड़बड़ी होती है तो इसका इफेक्ट आपको दूसरे तीसरे में नहीं देखने को मिलता है और वो सही से चलते रहता है। बिल्कुल आपने देखा होगा, आपके घर का अगर कोई वायर खराब हो जाता है तो क्या पूरे घर का बल्ब बंद हो जाता है? नहीं। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो अप्लायंसेज है, उसको पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन किया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? रस्ट इन द आयरन किस प्रकार की फिजिकल प्रक्रिया है? फिजिकल केमिकल है, कॉमन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल एक्शन, फिजिकल रिएक्शन एक क्या है? भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया। जब आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए कि घटना हो जाने के बाद आप
उस रिजल्ट को फिर से, मतलब हम क्या करते हैं, हम पहले जो हमारे पास रिजल्ट आए फिर से हम उसको लौटा सके, मतलब पहले जैसा उसका अवस्था था। देखिए जब कोई एक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इस बदले हुए फॉर्मेट को हम पहले जैसा फिर से बना पाए तो इसको हम फिजिकल फेनोमेनन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल। लेकिन अगर किसी पर एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, और जब इसका एक बार स्वरूप बदल जाए तो वो बदल जाएगा, मतलब वो फिर से अपने जैसा पहले जैसा रूप में नहीं आ पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अब जब एक बार लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या उस लोहे को आप पहले जैसा बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से आप एक बार अगर मोमबत्ती अगर जला दिए तो क्या आप फिर से वही मोमबत्ती बना पाएंगे, नहीं। तो जिसमें आप फिर से नहीं बना पा रहे हैं तो वो क्या है भाई साहब, वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया, और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए लोहे में जो जंग लगता है, जंग लगने का, उसे हम लौह ऑक्साइड कहते हैं। जंग का सबसे परिचित रूप जो लाल रंग की कोटिंग है, आप यहां पर देख रहे होंगे, जंग देख लगना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये बात है, अलग अलग कलर को बताया गया है। और जंग को बनने के लिए 3 रसायन की आवश्यकता होती है। एक तो लोहा चाहिए ही चाहिए, आयरन, ऑक्सीजन और पानी। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, याद रखिएगा इस बात को। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे का द्रव्यमान बढ़ता है या फिर घट जाता है, बताइए। अब बताता है कि केतली में पानी का गर्म होना, ठीक है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। ये जो पानी गर्म होता है ये किस कारण से, कंडक्शन के कारण, कन्वेक्शन के कारण, रेडिएशन के कारण या फिर संघनन के कारण। तो केतली में जो पानी गर्म होता है, आप लोग जानते होंगे कि जो हीट ऑफ ट्रांसफर है उसके अलग अलग मोड हैं। एक होता है कंडक्शन, जैसे कि आप किसी लोहे के रॉड को गर्म करते हैं तो जैसे ही आप गर्म करते हैं, एक एंड गर्म होता है तो धीरे धीरे ये वाला एंड गर्म होता है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे को इस तरह से गर्म करे तो इसको चालन कहते हैं, यानी कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है कि जब जैसे कि पानी हम गर्म कर रहे हैं तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल जो कि कांटेक्ट में है रेडिएशन के, विकिरण के, क्या होगा, वो गर्म होकर के वो हल्का होकर के ऊपर जाएगा। ऊपर जो ठंडा था, भारी था, वो नीचे आ जाएगा। और इस प्रकार से जो गर्म होता है पूरा एक समय गर्म हो जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्शन। याद रखिएगा, संवहन इसी को कहा जाता है। जो कि आप अपने रूम में अगर हीटर लगाते हैं तो रूम हीटर जैसे ही आपने एक जगह लगाया पूरा रूम गर्म हो जाता है, पूरा रूम का जो मॉलिक्यूल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी मीडियम है, पूरा गर्म हो जाता है। ये भी आपका संवहन का उदाहरण है, कॉन्वेक्शन का, क्योंकि जो हीटर के जस्ट बगल का जो मीडियम होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पहले गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होगा तो वो हल्का होकर के वो दूर चला जाएगा, यानी कि हल्का होगा तो वो उड़ ही जाएगा ना, उधर चला जाएगा, और जो भारी है फिर इधर आएगा, ठीक है। तो भारी नीचे की ओर, हल्का ऊपर, और ऐसे ऐसे करके पूरा जो घर का या पूरा रूम का मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाता है और रूम गर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो केतली में भी पानी का गर्म होना संवहन का एक उदाहरण है। देखिए सूर्य बहुत ऊपर है, और सूर्य जो आजकल तो आप जानते होंगे गर्मी सूर्य भगवान जो है बहुत तेज हमारे ऊपर गुस्सा हुए हैं और गर्मी दे रहे हैं। तो ये जो गर्मी हमारे पास आ रहा है सोलर रेडिएशन से, सूर्य के लाइट से, कि ये जो गर्मी, अब सूर्य भगवान बहुत दूर है और हम यहाँ पर हैं और हम परेशान हो रहे हैं, तो ये जो गर्मी हमारे पास आ रही है ये रेडिएशन के कारण आ रही है, विकिरण के कारण। तो ये अलग अलग हीट ट्रांसफर का मोड है, आपको समझ में आ गया होगा। केतली में पानी का गर्म होना विकिरण का उदाहरण है। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या प्रोटीन की। देखिए कुपोषण, देखिए कभी भी मेल न्यूट्रिशन जो है वो सबसे ज्यादा आपके प्रोटीन की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे इस बात को, प्रोटीन की कमी के कारण। हम आप लोगों को थ्योरी क्लास भी साइंस का देंगे, जब अगर यहाँ पर रेलवे, एसएससी, इन सब जैसे एग्जाम्स की क्लासेस हम कराएंगे तो जो है आपको प्रॉपर साइंस की क्लास देंगे। और जेपीएससी अगर आप लोग देंगे तो जेपीएससी का पीटी और मेंस दोनों में साइंस और साइंस एंड टेक पूछे जाते हैं। तो हम आपको साइंस जेपीएससी में भी पूरे डिटेल में करवाएंगे और उसमें तो जो है और सब करवाएंगे, ठीक है।
अगर बात करें कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो हम बता दिए प्रोटीन की। बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन की और कैलोरी की कमी होती है तो उन्हें कुपोषण होता है, और कुपोषण की कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मैरास्मस, क्वासियोरकर, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वासियोरकर होता है। देखिए कहा जा रहा है उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। देखिए हमारा जो द्रव्यमान पृथ्वी पर है यानी m, ये मास जो है ये पृथ्वी पर भी मास हमारा वही रहेगा, चंद्रमा पर भी मास हमारा m ही रहेगा। तो मास कहीं भी चेंज नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। देखिए भार, वेट क्या है? वेट तो एक फोर्स है ना जो कि हमें अपने ओर खींचता है धरती के। तो वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू mg, यानी कि और मास तो m है, ठीक है। तो मास में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी के कारण जो खिंचाव होता है, अगर वो जब मल्टीप्लाई हो जाता है तब वेट बनता है, भार बनता है। तो मास जितना होगा, अगर ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन हर एक प्लेनेट का अलग अलग होता है, तो एक बार जो ग्रेविटी सेट हो गया उसके साथ अलग अलग मास होगा तो उसका वेट भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये बात भी सही है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से भी प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार यानी कि W वेट और द्रव्यमान यानी कि m प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक और अस्थाई रहता है, बिल्कुल गलत। देखिए अगर वेट जो होता है वो क्या होता है, m इंटू जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये g का मान अलग अलग प्लैनेट पर, जैसे कि पृथ्वी पर g का मान तो 9.8 कुछ समथिंग होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर हम लोग ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही चीज चंद्रमा पर g का मान क्या हो जाता है, 1/6, यानी कि पृथ्वी पर जो g का मान है उसके 1/6 उसके छठवां भाग आपका चंद्रमा पे होता है। तो जो वेट पृथ्वी पर किसी का होगा, m तो हर जगह कांस्टेंट होगा, लेकिन पृथ्वी पर mg होगा तो चंद्रमा पर mg/6 होगा। तो इसका मतलब है कि वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, मास सेम होता है, ठीक है। मास कांस्टेंट होता है, वेट वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू डिपेंड किस पर कर रहा है, तो जी पर। तो ये गलत हो जाएगा कि किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान, भार यानी वेट और द्रव्यमान यानी कि मास, ये हमेशा एक स्थान पर अस्थायी रहता है, ऐसा नहीं, याद रखिएगा। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को, कोई बीकर में गर्म पानी है रखा गया है 70 डिग्री सेल्सियस पर से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में, 70 डिग्री सेल्सियस पर था और वो 60 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। 70 से 60 मतलब कि गर्म बीकर में रखा गया पानी गर्म, और उसमें 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री पर उसका टेम्परेचर आ गया। इसमें टाइम लगा 8 मिनट का। कितना का लगा? टाइम 8 मिनट का लगा, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग जो है ये 8 मिनट लगा। अब बोल रहा है कि बताइए कि यदि इसी गर्म पानी को 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो बताइए कितना समय लगेगा? 8 मिनट से कम लगेगा, 8 मिनट से ज्यादा लगेगा, 8 मिनट ही लगेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको याद रखना होगा एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। जब हम हीट एंड टेम्परेचर आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, लेकिन यहां पर समझिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें बताया गया, न्यूटन साहब ने बताया है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? टेम्परेचर 1 प्लस टेम्परेचर 2 बाई 2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आपको निकालना होगा कि जो रेट ऑफ कूलिंग, जैसे कि पहला जो केस दिया गया है कि 70 से 60 हो रहा है, मतलब टेम्परेचर 1 है 70 और टेम्परेचर 2 है 60/2 और माइनस थीटा नॉट, ठीक है। ये केस 1 की बात हो गई। दूसरे केस में कह रहा है कि 80 से 70 होना है, 2 टेम्परेचर है बटा 2 और थीटा नॉट जो कि इनिशियल टेम्परेचर। अब जो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो ये जो केस 1 है, केस 1 में कितना आ गया? 65 आ जाएगा, 70 60 130/2 65 माइनस थीटा नॉट, ठीक है। और जो केस 2 है 80 70 150/2 75 माइनस थीटा नॉट। बताइए कौन किसका रेट ऑफ कूलिंग? क्योंकि ये है आपका रेट ऑफ कूलिंग, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ कूलिंग केस 1 का ज्यादा है या फिर केस 2 का? तो हम देख रहे हैं कि केस 2 में रेट ऑफ कूलिंग जो है ज्यादा लगेगा। हमने देखा कि केस 1 में हमें 8 मिनट का समय लग रहा है, तो केस 2 चूंकि इससे बड़ा है
केस 1 65 माइनस थीटा नॉट आया और केस 2 75 माइनस थीटा नॉट आया। तो हमने देखा कि केस 2 में जो रेट ऑफ कूलिंग है वो ज़्यादा है केस 1 से। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर गर्म करने में 70 से 80 से 70 ठंडा होगा तो वहाँ पर टाइम हमको 8 मिनट से ज़्यादा का लगेगा। क्या लगेगा? 8 मिनट से ज़्यादा का। आप लोग को समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। आपको इसी टाइप का कुछ दिया जाएगा, बहुत इजी दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो 70 और 60 दिया गया है टेम्परेचर, उसमें बटे किए और थीटा नॉट कर दिए। 80 70 दिया गया है, उसमें बटे किए थीटा। देख लिए कि कौन किस में ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग लग रहा है। हमने देखा केस 2 में रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा लगेगा टाइम। ठीक है, चलिए अब कहा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक समान होगा। कहिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मेजरमेंट में रीडिंग कब जो है दोनों में सेम आ जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ऐसे हम हीट टेम्परेचर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल टू एफ, यानी कि फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 होता है। ये हम निकालते हैं, इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको याद रख लीजिएगा। सेल्सियस बटे 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अब कह रहा है कि बताइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होगा। तो हमने करा क्या कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को दोनों को x मान लिया। चलिए x मान लेते हैं, x/5 और इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट भी x माइनस 32/9। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 इधर चला गया और ये 9 इधर चला आएगा। तो अब देखिए 4x इज इक्वल टू माइनस 160। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। माइनस 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री पर आते आते दोनों का तापमान जो है बराबर होगा। याद रखिए क्या होगा? बराबर होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं कि ध्वनि उत्पादक, यानी कि जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। और ध्वनि, देखिए हमने क्या करा, हम कभी पहाड़ों पर जाकर के चिल्लाते हैं ना बहुत जोर से, तो हम ध्वनि उत्पादक हो गए। और जहां से टकरा करके वापस आता है इको हमारे पास, तो ये इको कहलाता है इको बार में। तो कहता है ध्वनि उत्पादक और ध्वनि परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करने वाली सतह के दूरी कम से कम कितनी हो कि उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनाई दिया जा सके। तो जब हम जो साउंड प्रोड्यूसर होता है और जहां से रिफ्लेक्ट होकर के आना होता है उसके बीच में एक जो आइडियल डिस्टेंस की बात करी गई है 34.4 मीटर। याद रखिएगा 34.4 मीटर, इस बात को आपको याद रखना है। क्या डिस्टेंस? 34.4 मीटर। और याद रखिएगा ये भी कहा जाता है कि जो ध्वनि प्रोड्यूसर, जो ध्वनि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और जहां से लौट करके आ रही है, तो ध्वनि प्रोड्यूसर और ध्वनि लौट करके परावर्तित होकर आने में टाइम डिफरेंस जो है, टाइम इंटरवल है, वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। कितना का? 0.1। अगर इससे ज्यादा का हो रहा है तो आप सही से इको नहीं सुन पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि एक 100 वॉट और 250 वोल्ट, क्या कहा जा रहा है कि 100 वॉट और 250 वोल्ट क्षमता की एक बल्ब है। अब यहां पर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू V, यानी कि वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर जब इलेक्ट्रिक करंट हम निकालेंगे तो पावर क्या दिया गया है? P/V हो जाएगा। ठीक है, P है आपका 100 वॉट और वोल्टेज है आपका 250 वोल्ट। तो ये 0 0 कट जाएगा, 10/25 कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 0.4 एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल यूनिट है और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होता है। तो कितना एम्पियर हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। अगर 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट और 250 वोल्ट का, तो उसमें इलेक्ट्रिक जो करंट प्रवाहित होगी वो कितना होगा? 0.4 एम्पियर। किस फॉर्मूला से निकाला? P इज इक्वल टू VI, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर हम कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि हमने देखा V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR हम रख देंगे और I है ही, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I²R भी। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू हमने देखा IR, तो यहां से हम V इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? P/I भी कर सकते हैं, I निकाल सकते हैं, P/V भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो I इज इक्वल टू क्या है? V/R। I इज इक्वल टू हम V/R दे सकते हैं। तो P इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? V है और I के जगह हम V/R रख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू V²R हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसा हमको डेटा दिया रहेगा उस हिसाब से हम फॉर्मूला को निकाल लेंगे और उसके हिसाब से सवाल, मतलब पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला आपसे सवाल पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें?
वायु में, स्टील में, निर्वात में या फिर जल में? बताइए, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? वायु में, स्टील में, निर्वात में या फिर जल में? देखिए, आपको ये तो सबसे पहले जान लेना है कि जो ध्वनि की साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सॉलिड में होता है। इतना आपको याद रखना है। साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मेरे भाई? तो सॉलिड में होता है। इस बात को आपको याद रख लेना है। अब यहां पर आपको देखना है, वायु क्या सॉलिड है? नहीं है। स्टील सॉलिड है? जी हाँ। निर्वात सॉलिड है? नहीं। जल सॉलिड है? नहीं। देखिए, अगर बात करें साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग जो है, यह एक मैकेनिकल वेव है यानी यांत्रिक तरंग है। और जो ध्वनि तरंग होता है, इसको प्रोपेगेट करने के लिए, सुनने के लिए, जैसे आप हमें सुन पा रहे हैं इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक क्या है? मीडियम है। ध्वनि तरंग को प्रोपेगेट करने के लिए, गमन करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और निर्वात में वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। याद, इस बात को भी रखिएगा, वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है। ठीक है, और जब मीडियम नहीं होगा तो क्या यहाँ पर स्पीड साउंड क्या प्रोपेगेट कर पाएगा? नहीं। तो वैक्यूम में साउंड की स्पीड 0 होती है। इतना याद रखिएगा। स्टील में साउंड का, इस्पात में साउंड का स्पीड यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा और ये है आपका 5100 मीटर एक सेकेंड में। 5100 मीटर चल जाएगा, 5100 मीटर पर सेकेंड। वायु में जो ध्वनि, चूंकि वायु एक निर्वात नहीं है, यहाँ पर मीडियम है, तो वायु में साउंड का स्पीड जो होता है 331.29 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में तो 0 हो जाएगा। और जल यानी कि वाटर में जो साउंड के स्पीड होता है वो 1500 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साउंड का जो स्पीड होता है वो सॉलिड में होता है, उसके बाद आपका लिक्विड में होता है, उसके बाद जाकर कहीं गैस में होता है। और साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। जहां पर मीडियम नहीं होगा किसी भी प्रकार का, वहां साउंड प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। याद, इस बात को रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं कि बिले यानी कि सॉल्यूट और बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो विलेय को सॉल्यूशन से अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, विलेय को बिलियन से अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम कहेंगे वाष्पीकरण, इवोपरेशन के द्वारा, यानी कि इवोपरेट करके हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। जैसे कि चीनी और पानी का घोल हो जाए, हम उसे अगर क्या करें, उसका वाष्पीकरण कर दे तो क्या हो जाएगा? चीनी अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण के द्वारा विलेय को बिलियन से अलग किया जा सकता है। अगला देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? वाई इज द सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम का जो सिंबल है Na है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अगर इसका एटॉमिक वेट की बात करें तो लगभग 23 होता है। याद रखिएगा, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं। अगर बात करें सोडियम, तो सोडियम क्या है? पहले ग्रुप में, जिसमें कि हेलिना के फादर का रॉबरी का केस फ्रांस में हुआ। तो सोडियम के बारे में आपको पता ही होगा और हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन सोडियम अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगर इसको हवा में ऐसे ही ओपन रखा जाए तो इसमें आग लग जाता है। याद रखिएगा, क्या होगा? आग लग जाता है, तुरंत ये बर्न कर जाता है हवा से रिएक्ट करके। तो ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी कारण से इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। इसी कारण से इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। इसको देखिए कि सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव मेटल है। क्या है? सोडियम वेरी रिएक्टिव मेटल है, जो कि एयर के साथ कंबाइन करके क्या करेगा? एक्सप्लोजिवली ये क्या कर जाएगा? आग इसमें आ जाएगा। ये क्या करेगा? हेंस दे कैच फायर इफ केप्ट ओपन। अगर सोडियम को खुले में रखा जाए तो उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसी कारण से एक्सीडेंटल फायर्स और एक्सीडेंट को रोकने के लिए सोडियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। सोडियम का केमिकल एलिमेंट जो है, जिसका सिंबल है Na, जो कि लैटिन वर्ड नेट्रियम से आया है। सोडियम का सिंबल Na है, जो कि लैटिन वर्ड नेट्रियम से आया है और इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 है। सोडियम जो है एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट यानी कि चांदी के जैसा सफेद सिल्वरी वाइट हाईली रिएक्टिव मेटल है। सॉफ्ट, सिल्वरी वाइट और हाईली रिएक्टिव मेटल है।
सोडियम एक अल्कली मेटल है, यानी कि क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु का ग्रुप पहला वाला ग्रुप होता है, आपको पता होगा, यानी कि ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में जो सोडियम आता है, अगर इट्स ओनली स्टेबल आइसोटोप जो है सोडियम का, द फ्री मेटल डज नॉट अकर इन द नेचर, ये जो फ्री में नेचर में अकर नहीं करता है। याद रखिएगा, अगर रिएक्टिव सीरीज की बात करें तो सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज की तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये आप देख लीजिएगा टेबल। तो हमने देखा यहां पर इतना। दोस्तों अब है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। इसके बारे में आपको पता होगा, एडवर्ड जेनर साहब के बारे में। तो ये डेली आप लोगों को साइंस का 20 क्वेश्चन का सेट जो है आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे जैसे हमारा दिन बीतेगा, आप लोगों का फीडबैक, आप लोग का सपोर्ट जैसा रहेगा, हम आप लोगों को 1000 क्वेश्चन कराएंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में आपको एनालिसिस करवाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको उससे संबंधित सारा देंगे। और एक एक करके जब हम 1000 सवाल को जब कंप्लीट करेंगे तो हम देखेंगे कि लगभग हमारे पास 10,000 सवालों का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और आप बहुत डिटेल में साइंस को एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और जो कॉन्सेप्ट आपका है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको देख भी लीजिएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर एक सेक्शन बना दिया जाएगा, 1000 क्वेश्चन सीरीज का एक फोल्डर बना दिया जाएगा। आप जाएंगे, परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां पर स्टडी मटेरियल वाले फ्री स्टडी मटेरियल जो कि नीचे की ओर रहेगा, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे। वहां पर आप देखेंगे एक फोल्डर 1000 साइंस क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि आज वाला सेट जो आपका वहीं पर डाल दिया जाएगा। आप वहां से देख लीजिएगा। पीडीएफ एप्लीकेशन का लिंक जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में। देखिए, अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप जानते होंगे कि झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन को हमें क्रैक करना है तो हमारा झारखंड जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब झारखंड जीके को हम बहुत अच्छे से आप लोग को यहां पर कवर करवा रहे हैं। टोटल 45 टॉपिक हम झारखंड जीके में आप लोग को कवर करवाएंगे, इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स। हम बहुत स्मार्ट तरीके से आपको लेकर चलेंगे। आप जैसा जैसा हम कहते चलेंगे आप करते चलिएगा। 3 महीने के अंदर झारखंड जीके आपका कवर हो जाएगा। अभी इसका जो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, ये जो नंबर आपका दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा हॉल्ट को डाउनलोड करके यहां से आप क्लासेस कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस डाली गई हैं। अब क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मिलेगा। किसी दिन हो सकता है क्लास ना मिले तो परेशान नहीं होना है, क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। और संडे सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, यानी कि आपको उस दिन रिवाइज करना है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 3 के लिए परेशान हैं कि कैसे हम इतने बड़े सिलेबस को जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में, कंसंट्रेटेड वे में, फोकस्ड वे में, जिसमें कि हमारा एक कंसिस्टेंसी बना रहे, हम फोकस्ड रहें अपने तैयारी को लेकर, हम ज्यादा इधर उधर भटके नहीं, हम बहुत आराम से तैयारी कर करके एक सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते हुए हम अपने बड़े लक्ष्य को भेद पाएं। तो इसके लिए हम आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 के लिए। अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो हम आपसे गारंटी कर सकते हैं, जितना हम आपको कहेंगे आप अगर करते जाएंगे तो आप पेपर 3 में एक प्रबल दावेदारी लेकर जाएंगे। और याद रखिएगा, जैसा जैसा आपको कहा जाए, आप हमें 3 महीना दीजिए, हम आपको आपका रिजल्ट देंगे, हम आपको आपका स्वर्णिम भविष्य देंगे। लेकिन जैसा आपको कहा जाएगा वैसा आपको करना होगा ही होगा। ये 90 डेज का टारगेट बैच है। आज से जेएसएससी सीजीएल का जो है फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से फॉर्म को भर लेंगे और उसके बाद तैयारी में जुट जाएंगे। अगर आप उत्पाद सिपाही की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यहां पर एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ इसमें ये किया गया है। आप इसके साथ जरूर जुड़े। अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ एक बेस्ट गाइडेंस, एक बेस्ट मेंटरशिप हमको मिले, कि हम भटके नहीं और हमारा तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और हम बिना भटके हुए ऐसा एक प्रॉपर तैयारी करके जाएं कि हम एग्जामिनेशन में अपना मैक्सिमम करें, तो आप इसके साथ एक गुरुकुल गाइडेंस के साथ उत्पाद सिपाही वाले में जरूर जुड़िए, जिसमें कि आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, नोट्स, ई बुक, पीडीएफ, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगा। जितना जरूरत होगा उतना पढ़ाई करेंगे और जैसा कहा जाए अगर आप करेंगे तो सिलेक्शन की गारंटी भी रहेगी। याद रखिए, यहां पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा या फिर परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर कोर्स अपडेट कर दिया गया है। 1 से 2 दिनों में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।